हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के 6 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कोई भी लाइफ प्रोसेस हम कर रहे हैं वो हमारे बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए हम करते हैं। चाहे आप चल रहे हो, चाहे प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं, ये सब चीजें क्या हो रही है? मूवमेंट्स हो रही है बच्चे। मूवमेंट्स जो है बेसिकली, अगर एक बात करूँ, एक बच्चा है, सपोज करो वो क्लास में दूसरे बच्चे को बुलाना चाह रहा है तो वो बड़े विस्पर वॉइस में बात कर रहा है। वही अगर मैं बात करूं, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स वगैरह है, वो उस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं जिस डायरेक्शन में सनशाइन उनको पड़ती है। जैसे वो फेलो वगैरह वो च्यू करते हैं अपने कर्ड वगैरह को, कि उनका जो खाना है वो अच्छे से ब्रेक होके फिर डाइजेस्ट हो पाए। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं बच्चे, कुछ मूवमेंट्स होती हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसके रिस्पॉन्ड पे हमारी मूवमेंट्स वगैरह होती है बच्चे। ये कुछ कंट्रोल मैनर में होंगी। जैसे अभी मैंने आपको बात की है कि बच्चे का विस्पर कर रहे हैं, तो उनको एक पता होता है कि उन्हें कितनी लाउडली बोलना है, कितनी नहीं बोलना है, एज पर कि उनकी कि जो है आवाज कहीं और ना जा पाए। तो ये कुछ हमारे मूवमेंट्स होती हैं जो कि एक प्रॉपर एक हमारी बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वे में हमारी ये मूवमेंट्स करवा पाते हैं। तो इस चैप्टर में हम उनको ही पढ़ेंगे। एनिमल में नर्वस सिस्टम की बात किया गया तो एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है जो कि नर्व्स और मसल्स टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हमारी मूवमेंट्स कोई भी हो जाए। जैसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर आप टच कर रहे हो, डेंजर सिचुएशन का, ये सारी चीजों को हम डिटेक्ट कर पाए, रिस्पॉन्ड कर पाए, तो इसके लिए स्पेशल नर्व सेल्स होते हैं जो कि एक तरीके से उनकी एक स्पेशलाइज टिप होती है। ये टिप्स होती हैं जहां से वो क्या है, एज अ रिसेप्टर जो है अपने एक सेंसरी ऑर्गन पे घेरते हैं कि हमें पता लगे कि हमने क्या चीज करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनर आई, नोज, टंग, इनमें भी ये होते हैं। जैसे कि टेस्ट के लिए गैस्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है बच्चे, ये हमारा क्या है, एक न्यूरॉन की डायग्राम है। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलिंक होते हैं। जैसे ये एक दोबारा से एक न्यूरॉन हो गया, इसके साथ एक नीचे को और आ जाएगा अटैच करता हुआ। तो इस तरीके से ये होते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये ऊपर वाले डेंड्राइट्स होते हैं जो यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है सेल बॉडी में लाते हैं। ये एक्सोन होते हैं जो इंफॉर्मेशन को आगे फर्दर दूसरे न्यूरॉन में लेके जाने के में हेल्प करते हैं। ऐसे करते करते एक फाइनल एक जगह आती है जहां पे इन्होंने ये सिग्नल देना होता है। जैसे आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का दिखाया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या इन्होंने कहा कि जो इंफॉर्मेशन है वो डेंड्राइट्स के जो एंड है यहाँ से जो है नर्व सेल में आती है, जिससे क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट होती है। यही जो इंपल्स क्रिएट होगी, इसी से ही क्या है, हमारा केमिकल रिलीज होगा। जो ये यहाँ पे गैप है ना इनके बीच में, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक गैप। इनमें से ये इंपल्स जनरेट होगा जिससे वो नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुंचेगा। यही सीक्वेंस ऑफ सिग्नल होता है जिससे हमारे जो नर्व इंपल्स है वो बॉडी में ट्रेवल करती है और फाइनली जहां पे डिलीवर करना है हमने अपना सिग्नल, वहां तक वो पहुंच जाता है बच्चे। हमें ये पता है कि जो हमारे नर्वस टिश्यू है बच्चे, वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से बने होते हैं, नेटवर्क बना होता है इनका प्रॉपर नर्व सेल्स का, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ से ही जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में ट्रांसफर होती है बच्चे। उसके बाद एक्टिविटी 6.1 में इन्होंने कहा, कहते हैं आप ना शुगर लो, अपने माउथ में डालो और उसका टेस्ट देखो। उसके बाद क्या करो, अब अपना नोज जो है उसको बंद कर लो। उसके बाद अब आप टेस्ट में देखो कि आपको डिफरेंस आएगा। हाँ जी बच्चे, टेस्ट में डिफरेंस आएगा। बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज का फ्लेवर है, फ्लेवर ना दो चीजों से बनके बनता है, जैसे टेस्ट और स्मेल। तो कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं बच्चे। अगर ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होंगे तो ही हमें टेस्ट के साथ स्मेल भी आएगी, तभी हमें उसका प्रॉपर फ्लेवर पता लगता है बच्चे। जब आप नोज बंद कर दोगे तो स्मेल तो नहीं आएगी, तो उसका प्रॉपर एक तरीके से हमें पता नहीं लगेगा कि उसमें क्या खूबियां उस चीज की क्या नहीं है। जैसे कि अगर आप देखो, आपको जब जुकाम होता है, कफ वगैरह होता है, तो उस टाइम पे आपको ना आप ये कहते थे कि मेरे को तो चीजों का टेस्ट नहीं आ रहा, वो यही कारण होता है बच्चे। समझ आई? अब नेक्स्ट है व्हाट हैपन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। सबसे पहले रिफ्लेक्स क्या होता है, एक सडन जो हम एक्शन देते हैं ना किसी चीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो इन्वायरमेंट में कुछ हुआ है उसके लिए। जैसे कि सपोज करो एकदम से आप अपना हाथ पीछे कर दो, जैसे एक फ्लेम के आपका हाथ लगने वाला है, आपके माउथ में से अगर वाटर निकल रहा है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमारे सोच से पहले हम पहले ही कर देते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती।
तो इन सिचुएशंस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे अगर बात करें कि आप फ्लेम को एकदम से टच करो, आपको डेंजर सिचुएशन पता लगती है, एकदम से आप हाथ पीछे को कर लेते हो। तो ये चीजें अगर हम देखें, पहली बात तो अगर मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ, हम कहते हैं ब्रेन से हम सब कुछ सोचते हैं। तो टिश्यूज जो है हमारी बॉडी में, हमें पता है बहुत सारे न्यूरॉन्स के नेटवर्क से इंटरलिंक है सारे। तो हमारे ब्रेन से पहले तो सिग्नल हमारे ब्रेन पे जाएगा, तो वहां पे हमारे ब्रेन पे जब सिग्नल जाएगा, वहां से वो तो हमारा ब्रेन पहले सोचेगा, फिर नर्व्स को कहेगा कि उस वेरियस पार्ट तक जाओ, तब तक तो बच्चे हमारा हाथ ही जल जाएगा। तो हमें कुछ इमीडिएट एक्शंस चाहिए ना। तो वो जो इमीडिएट हम एक्शन दे रहे हैं, क्विकली जो हम एक्शन दे रहे हैं, उसकी हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे स्पाइनल कोड्स हमें पता ही है, हमारे स्पाइनल कोड्स है सपोज करो। तो स्पाइनल कोड्स जो आगे हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है। तो यहाँ से क्या है, एक सेंसरी, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक हॉट पेन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे हाथ लगा दिया, तो यहाँ से क्या है, एक सेंसरी न्यूरॉन आएगा और साथ के साथ मेरा मोटर न्यूरॉन सिग्नल देगा कि आप पीछे को हाथ कर लो। तो एकदम से आप पीछे को हाथ कर दो, एकदम से जब आप पीछे हाथ करते हो, फिर एकदम से आपको सेंस आता है ना कि ओ मेरे से गर्म चीज का हाथ लग गया था। तो ये इस तरीके से बच्चे काम करता होता है। अब इन्होंने कहा, कहते हैं जो रिफ्लेक्स आर्क है ये एनिमल्स में इन्वॉल्व होता है। जो थिंकिंग प्रोसेस हमारे ब्रेन की है वो इतनी फास्ट नहीं होती है। तो एनिमल्स को एक क्विक एक्शन चाहिए न्यूरॉन सिस्टम का, जो उसके लिए क्या बना हुआ है बच्चे, रिफ्लेक्स एक्शंस बने हुए हैं। इवन की जो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन सिस्टम अगर किसी में है भी है, तो उनमें भी रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे हम है, हमारे में न्यूरॉन सिस्टम बड़ा अच्छा बना है, फिर भी हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन है कि हम एफिशिएंटली एक क्विक रिस्पॉन्स कर पाए। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि इसमें भी वही है कि हमारे यहाँ पे स्पाइनल कोड्स है, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन गया, इसने सिग्नल दिया, मोटर न्यूरॉन ने साथ के साथ हाथ पीछे करवा दिया, और पीछे को इतने टाइम में हमारे ब्रेन पे सिग्नल पहुंचाएगा कि वो थिंक कर पाए कि ये क्या हुआ है। अब नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की बात करें कि जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, क्या ये सिंपल स्पाइनल कोड ही कंट्रोल कर पा रहा है? नहीं बच्चे, अभी हमने कहा है ना, स्पाइनल कोड के साथ साथ हमारा ब्रेन भी काम करता है। तो ये दोनों चीजें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक तो स्पाइनल कॉर्ड, एक दूसरी ब्रेन। इन दोनों को मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। यही दो चीजें जो है मेन हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को संभालती हैं। इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, मतलब जो इनके अलावा हमारे जितना भी पूरे बॉडी में आपके चाहे लिम्स हैं, जितनी भी आपकी बॉडी पार्ट में चीजें हो रही हैं, वो थ्रू होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कहते हैं जैसे हम जो चीज सोचते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, उसमें न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ पे कंसंट्रेटेड होते हैं, ब्रेन। ब्रेन ही हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बच्चे। ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलके ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। यही सारी बॉडी पार्ट में से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं बच्चे। उसके बाद कहते हैं चाहे आप लिख रहे हो, चाहे बोल रहे हो, मूव कर रहे हो एक चेयर को, चाहे क्लैप कर रहे हो, ये सारे वॉलेंटरी एक्शंस हैं। ठीक है, तो ब्रेन जो है हमारे हर मसल्स को मैसेज भेजता है कि आपने क्या क्या एक्शन करने। ये सारे जो है बच्चे कम्युनिकेट करते हैं, हमारे जो नर्व्स है ना, ये मसल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की होती है, जिससे हमारी सारी बॉडी में वर्क हो पाता है। जो ब्रेन जो है, ब्रेन की अगर मैं बात करूं, तो ब्रेन हमें सोचने में और एक्शन करने में हेल्प करता है। वही जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन है हमारे ब्रेन के, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कि हमें हेल्प करती है हर चीज करने के लिए। अगर मैं ब्रेन की बात करूं, तो ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है बच्चे, जितने भी आपके वॉलेंटरी एक्शन है, जो भी आप सोच रहे हो, वो सारा फोर ब्रेन से करते होते हैं बच्चे। इस जो रीजन में है, आपके सेंसरी इंपल्सेस आते हैं कहाँ से, वेरियस रिसेप्टर्स में से, और सेपरेट एरियाज बने हुए हैं, जिससे आपके फोर ब्रेन में आप मतलब हेयरिंग के लिए अलग आपके एरियाज बने हुए हैं, स्मेल के लिए अलग, देखने के लिए अलग। तो ये सारी चीजें बनी हुई हैं। तो कहते हैं जो सी सेपरेट एरियाज बने हुए हैं, यहाँ पे सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आती है, वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, और डिफरेंट रिसेप्टर्स भी उनके साथ इन्वॉल्व होके एक इंफॉर्मेशन को ऑल टुगेदर जो है हमारे ब्रेन में स्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो इन्हीं चीजों के बेसिस पे हमारा कोई डिसीजन है वो बनता है कि हमने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे हमने जो इंफॉर्मेशन है हमारे मोटर एरियाज तक पहुंचानी है, जो कि आगे हमारी जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे। जैसे कि आपकी लंग मसल्स होगी बच्चे, लेग्स मसल्स होगी। अब
जैसे कि आपको एकदम से आपको लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है, तो ये चीज के लिए भी एक सेपरेट पार्ट बना हुआ है हमारे फोरब्रेन में। ये आपका ब्रेन का पार्ट है, ये ऊपर क्रेनियम है, क्रेनियम स्कल है, जिस एक बोन है जिसमें हमारा जो ये ब्रेन है वो हमने प्रोटेक्टिव रखा हुआ है। आगे को है फोर ब्रेन, फिर ये बीच में है मिड ब्रेन, और नीचे को ये जो आप पार्ट हिंड ब्रेन। अब अगर कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, जो हम वर्ड रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखा था कि जो इमिडिएट रिस्पॉन्स आप दे रहे हो चीजों को, जैसे आपके मुंह में पानी आ जाना खाने को देख के, आपकी हार्ट बीट बिना सोचे हो रही है ना ये सब चीजें, तो ये कौन सा पार्ट है जो ये चीज रेगुलेट करे? बाई चांस आपके आईज का जो प्यूपिल का साइज है वो बड़ा छोटा हो रहा है, तो ये सारे जो एक्शंस है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सारे जिनमें को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये आपका मिड ब्रेन और हिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया, थूक का निकलना हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये कौन कंट्रोल करता है? मेन मेडुला कंट्रोल करता है बच्चे, जो कि है हिड ब्रेन में। ये रहा बच्चे, ये वाला। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम एक स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहे हैं, या फिर साइकिल को राइड कर रहे हैं, या फिर पेंसिल को पिक कर रहे हैं, तो ये भी कौन सा पार्ट कर रहा है? हमारा हिड ब्रेन ही करता है। और जिसे हम कहते हैं हिड ब्रेन में कौन सा, सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है इन चीजों को। मतलब कि जो हमारी प्रिसाइज जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं, हमारे पोस्चर को मेंटेन करना, हमारी बॉडी को बैलेंस करना, वो हमारा सेरिबेलम ही करता है बच्चे। अब इन्होंने लिखा है हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। हमें पता है जो हमारा ब्रेन है वो वेरी डेलिकेट पार्ट है, इसमें हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज हो रही है, तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे, मैंने अभी आपको बात की है क्रेनियम की, तो क्रेनियम एक बॉक्स है जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो है, और ब्रेन जो है ये ना एक बॉक्स जिसमें है, वहां पे ना फ्लूइड फील्ड बैलून टाइप का है वो, जिसमें ये इसको फर्दर प्रोटेक्ट करता है अगर शॉक वगैरह हो जाए, उसकी एब्जॉर्प्शन में भी ये इसको हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप अपनी बैक पे टच करके देखो, तो वहां पे आपको एक हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर दिखता है, तो उनको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन, जो कि हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करते हैं बच्चे। आगे इन्होंने कहा हाउ डज दी नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। नर्वस टिश्यू कैसे हमारे जो है एक्शंस को कोज करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे नर्वस टिश्यूज हैं ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर हमारे उस बॉडी पार्ट के सराउंडिंग उसको सेंड करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को गैदर करना, डिसीजन मेकिंग करना, और उसके बाद उस डिसीजन के बेसिस पे जो मसल्स पे प्रॉपरली एक्शन करना, ये जो है हमारे नर्व सेल्स जो है इनको परफॉर्म करते हैं बच्चे। सिंपली क्या है, हमारी जो मूवमेंट हो रही है सेलुलर लेवल पे, या फिर अगर मैं बात करूं मसल सेल्स की, वो कैसे हो पा रहे हैं? जो हमारे सेल्स हैं वो अपनी शेप को बच्चे चेंज कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद क्या है कि अगर मैं बात करूं जो मसल्स है, मसल्स में एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो कि अपनी शेप और अपनी अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं इन रिस्पॉन्स की, वहां पे कोई नर्वस इलेक्ट्रिक इंपल्स आती है। जो ये प्रोटीन्स हैं बच्चे, यही प्रोटीन्स जो है एक नई अरेंजमेंट में बन जाते हैं शॉर्टर टाइम के लिए, जिसके कारण हमारी कोई भी वॉलेंट्री मूवमेंट हो पाती है बच्चे। समझ आई बात? तो हमारे में ये समझ आ गया कि एक प्रोटीन होता है जो अपनी शेप और अपनी अरेंजमेंट को चेंज करता है, जिसके कारण हमारे जो नर्व इंपल्स हैं उनको हम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अब बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स में इन्होंने क्या कहा, कहते हैं एनिमल्स में तो एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम है जो हर चीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है, बट प्लांट्स में तो ना ही कोई नर्वस सिस्टम है, ना ही कोई मसल है। तो फिर वो कैसे करें? जैसे स्टिमुलाई वगैरह होते हैं, टच मी नॉट प्लांट होता है ना, अगर आप उसको टच कर दो तो एकदम से वो फोल्ड हो जाता है। ऐसे अगर मैं बात करूं जो सीड्स है जब जर्मिनेट करते हैं, तो वो रूट्स जो है नीचे को जानी शुरू हो जाती है, स्टेम जो है वो ऊपर को आने शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट जो ये सेंसेशन जो प्लांट्स होते हैं क्विकली किस चीज को रिस्पॉन्स कर रहे हैं बच्चे? टच को। तो इस केस में तो कोई ग्रोथ इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही। बट अगर मैं बात करूं दूसरे हैंड, वही अगर मैं बात करूं कोई सीलिंग हो रही है, तो उस केस में तो ग्रोथ हो रही है। तो मतलब कि हमारे प्लांट्स दो टाइप की मूवमेंट को शो करते हैं, एक तो जो ग्रोथ पे डिपेंड करती है, दूसरी जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जब मैं बात कर रही हूँ कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, मतलब उनके हल्का सा टच या फिर सन दे दो, कुछ केमिकल्स दे दो, उनसे वो मूवमेंट करते हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कि इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं हो रही, जो प्लांट्स हैं एक्चुअली मूव कर पा रहे हैं इन रिस्पॉन्स, अगर उनको हम टच कर रहे हैं, तो बट जैसे कि हमने बात की इनमें कोई नर्वस इश्यू नहीं होता, कोई मसल्स नहीं होता, बट
ये टच के साथ हमें रिस्पॉन्स कर पाते हैं। ये कैसे हो पाता है बच्चे, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं अगर हम प्लांट्स को टच करते हैं तो वो मूवमेंट शो करते हैं। तो प्लांट्स में भी कुछ केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरी सेल में कन्वे करते हैं। बट हमारे एनिमल जैसे इनमें कोई स्पेशल टिश्यूज नहीं होते जो इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर दे। एनिमल्स में हमने पढ़ा था कि जो सेल है वो अपनी शेप को चेंज कर देता है एज पर जैसे वो मूवमेंट चाहता है। बट इंस्टेड ये हमारे जो एनिमल्स हैं उनमें भी हमने पढ़ा था कि स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। बट प्लांट्स में क्या है, वो अपनी शेप को चेंज तो करते हैं, बट जैसे एनिमल में तो प्रोटीन है जो एनिमल्स की जो शेप है उसको चेंज करता है। प्लांट्स में जो चेंज हो रही है ना वो शेप, वो बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर के साथ हो रही है। मतलब वाटर अगर ज्यादा है तो वो स्वेल हो जाएगा, अगर वाटर कम है तो वो श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है अपने प्लांट्स जो अपनी शेप को चेंज करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीज का। आगे मैं मूवमेंट करूँ ड्यू टू ग्रोथ। तो प्लांट्स में जैसे अगर मैं पी प्लांट्स की बात करूं तो ये क्या करते हैं बच्चे, इनमें टेंड्रल्स होते हैं। जो टेंड्रल्स हैं ये सेंसिटिव टू टच होते हैं। जब इनको कोई स्पॉट मिल जाए ये उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। अदर देन अगर इनको कोई स्पॉट ना मिले तो ये रैपिडली ग्रो नहीं हो सकते। तो ये क्या है, अगर मैं बात करूं तो प्लांट जो है वो स्टिमुलाई से बहुत स्लोली, वैसे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत स्लोली मूव करेंगे, बट अगर इनको हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड कर दे तो ये प्लांट्स जो है उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, जिसके कारण इनकी ग्रोथ और मूवमेंट दोनों बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। नाउ एक्टिविटी 6.2। 6.2 में इन्होंने क्या कहते हैं, एक फ्लास्क लो जिसमें आप पानी भर लो, उसके ऊपर ना एक वायर मैश लगा दो, फिर उसमें ना 2 तो 3 सीड्स आप जर्मिनेटेड बीन्स के डाल दो। उसके बाद ना कार्डबोर्ड ऐसे लो, उसकी एक साइड ना ओपन रखो जहां से आपकी धूप आ पाए। उसके बाद 2-3 दिनों के लिए आपने रखना है। आपने क्या देखोगे, शूट वाला जो हिस्सा है वो तो सन की तरफ बेंड हो जाएगा, जो रूट वाला हिस्सा है वो अवे बेंड हो जाएगा। उसके बाद अपना फ्लास्क के आप डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब कि इसका फेस अब इस साइड हो जाए शूट पार्ट का, और रूट पार्ट का इस टाइप हो जाए। तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे? पहली बात तो बच्चे इन्होंने कहा है जब आप डायरेक्शन को चेंज करोगे क्या उसमें कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा बच्चे। इनिशियली वो क्या था, अपने ग्रोइंग एज में था, ग्रोइंग एज में उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर लिया, बट जैसे वो मेच्योर होगा बच्चे वो उसी डायरेक्शन में फर्दर ग्रो होने लग जाता है। ये चीज होती है इन्वायरमेंटल जो है, इन्होंने कहा कहते हैं जैसे लाइट की बात करूं, ग्रेविटी की बात करूं, तो ये चीजें जो है प्लांट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं जिस पार्ट में, जिस तरीके से वो प्लांट जो है उसका पार्ट ग्रो होगा। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं ट्रॉपिकल मूवमेंट भी कह सकती हूँ। ये टूवर्ड स्टिमुलाई भी हो सकता है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई भी हो सकता है। अभी हमने किया था जैसे कि अगर यहाँ पे बात की हमने, यहाँ पे लाइट के तरफ शूट का फेस है और रूट का अवे है। वही अगर मैं ग्रेविटी के प्रोस्पेक्ट पे देखूं तो रूट्स जो है वो पॉजिटिव मतलब उसकी डायरेक्शन में फेस करती हैं, और जो हमारी शूट है वो अवे करती हैं। तो इस तरीके से ये चीज होती है। प्लांट्स में कहते हैं ये ट्रॉपिज्म शो करते हैं एज पर स्टिमुलाई उनको कैसे मिल रहे हैं। जो रूट्स होते हैं वो हमेशा डाउनवर्ड को ग्रो करते हैं, जो शूट होती है वो हमेशा अपवर्ड को ग्रो करती है। जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है ये कहाँ से हो पाता है, जो अर्थ की तरफ से पुल होता है जिसका ग्रेविटी पुल होता है जिसे हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म, उसके कारण होता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और कीमो का मतलब होता है केमिकल। तो इनमें ये हाइड्रोट्रोपिज्म भी शो कर सकते हैं और कीमोट्रोपिज्म भी शो कर सकते हैं, जो डायरेक्शन मूवमेंट्स होती हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कीमोट्रोपिज्म की, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना बच्चे, वो ना टूवर्ड्स द ओव्यूल ग्रो करने लग जाते हैं क्योंकि वहां पे उनको केमिकल मिल रहे हैं एज अ स्टिमुलाई। ये चीज लिखी है। उसके बाद इन्होंने कहा कहते हैं जो हमारे मूवमेंट होती है सेंसिटिव प्लांट्स में इन रिस्पॉन्स टू टच वो बहुत ज्यादा क्विक होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सनफ्लावर की, सनफ्लावर जो है डे और नाइट में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, बट अगर बात करूं बहुत स्लोली भी करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है वो बहुत ही स्लो होती है बच्चे। इवन अगर मैं एनिमल बॉडी की भी बात करूं तो हमारे में भी कंट्रोल डायरेक्शन में ही ग्रोथ होती है। अगर आर्म्स और फिंगर्स की बात करें एक सर्टेन डायरेक्शन में ग्रोथ होती है बच्चे, ये तो नहीं कि रैंडमली कहीं से भी जितनी मर्जी होती जाए। तो हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो भी बड़ी कंट्रोल में हो सकती है। ये स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। अगर फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है तो उस केस में क्या इंफॉर्मेशन जो है एक सडन हैपनिंग कर सकती है। बट वही अगर मैं बात करूं इसके लिए हमें एक मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए जो कि अच्छे से क्विकली मूव करके हमारे रैपिडली एक्शन दे पाए। तो इलेक्ट्रिक पल्स एक अच्छी एग्जांपल है बच्चे इसकी, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस नहीं है। पहली क्या है कि जो सेल डायरेक्टली कंटेक्ट होते हैं नर्वस टिश्यू के साथ उनमें ही ये इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट हो सकती है, जो कि हर सेल में
एनिमल बॉडी में प्रेजेंट नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है सेल में और ट्रांसमिट होती है, सेल को कुछ टाइम चाहिए होता है बच्चे अपने आप को दोबारा से रीसेट करने के लिए, एक नई इम्पल्स को जनरेट और ट्रांसमिट करने के लिए। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बात करूं, जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली जो है क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक इम्पल्स के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इलेक्ट्रिक पल्स के अलावा कुछ और भी मीन ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि हम इंस्टेड कि हम इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करें, जो हमारे सेल्स होते हैं कुछ केमिकल कंपाउंड को रिलीज करते हैं, जो ये कंपाउंड्स होते हैं ये डिफ्यूज कर देते हैं हमारे ओरिजिनल सेल के इर्द गिर्द, जिससे दूसरा सेल जो उसके आसपास है उसको मीन ऑफ डिटेक्शन पता लग जाती है उस स्पेशल मॉलिक्यूल के ऑन देयर सरफेस, और वो उस इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करके आगे को ट्रांसमिट कर देते हैं। ये स्लोअर होता है, बट इसका जो पोटेंशियल होता है हर सेल में रीच करने का, रिगार्डलेस कि हमारा नर्वस कनेक्शन कैसा है, वो स्टेडी और परसिस्टेंट होता है बच्चे। तो अगर मैं बात करूं, ये जितने भी हमारे कंपाउंड्स है, हार्मोन्स है, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं अपनी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, इनमें बहुत ज्यादा डिवर्सिफिकेशन है बच्चे। अब डिफरेंट, जैसे अगर मैं प्लांट हार्मोन्स की बात करूं, तो वो उनको हेल्प करते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स करने के लिए। इवन बच्चे जो हमारे प्लांट्स है, ये जो हमारे हार्मोन्स है इनके, उनको सिंथेसाइज कर देते हैं उन एरिया से बहुत दूर जहाँ पे इन्होंने एक्ट करना है और सिंपली डिफ्यूज करना है बच्चे। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए है, कहते हैं कि अगर मैं प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है शो जब लाइट होती है, तो उस केस में एक हार्मोन होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है हमारी शूट टिप पर, प्लांट की शूट टिप पे ग्रो करता है बच्चे, जो उसको फर्दर लॉन्गर होने में हेल्प करता है। जब लाइट उस पे पड़ती है एक साइड पे, तो ऑक्सीजन जो है वो शेडी एरिया पे मतलब चला जाता है कि वो शेडी एरिया भी ग्रो हो। तो कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन की है वो स्टिमुलेट करता है कि जो सेल है वो अच्छे से ग्रो हो पाए उस पार्ट पे जिस पार्ट पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है बच्चे। तो प्लांट्स जो है इसी के कारण जो है बेंड करते हैं टूवर्ड्स दी लाइट। अनदर एग्जांपल है, जैसे इन्होंने ग्रिबलिन के लिए, ग्रिबलिन कहते हैं ऑक्सिन के जैसे ही ग्रोथ में हेल्प करता है। ऐसे हम साइटोकाइनिन की बात करें, ये सेल की डिवीजन में हेल्प करता है बच्चे। तो बेसिकली ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उनकी कंसेंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होती है उन एरियाज में जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, जैसे फ्रूट्स और सीड्स में होगी। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं प्लांट्स में जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बट हमारे प्लांट्स में कुछ ऐसे भी होते हैं हार्मोन्स जो ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड हो गया। तो ये ग्रोथ को रोक देता है, ये बेसिकली उस पार्ट में इफेक्टिव है जहाँ पे हमने लीव्स की विल्टिंग होनी होती है बच्चे। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। तो कहते हैं कि अगर मैं बात कर रही हूँ स्क्वेल्स की, स्क्वेल्स में बच्चे वो पहले अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं स्कैरी सिचुएशंस के लिए, उनकी बॉडी प्रिपेयर होती है फाइट करने के लिए या फिर भागने के लिए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके लिए बहुत ग्रेट एनर्जी चाहिए, बट इन अ कंट्रोल्ड वे। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज करते हैं, ये सारे इंटीग्रेटेड करके एक्शन को प्रोसीड करते हैं बच्चे। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी स्क्वेल की बॉडी सिर्फ इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस पे रिलाई करे, तो उस केस में वाइड रेंजेस ऑफ टिश्यूज जो है अपने आप को प्रिपेयर करेंगे अपने आने वाली आगे जो उन्होंने एक्टिविटी करनी है, बट ये बहुत ही लिमिटेड केस में होगा। वही अगर वहां पे कुछ केमिकल सिग्नल्स भी पहुंच जाएंगे, तो यही एक्टिविटी जो है ये वाइड रेंज में चेंजेस ला पाएगी बच्चे। तो ऐसे ही हमारे ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस में भी हमारे एड्रेनल ग्लैंड में, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन स्क्रीट होता है। ये ना जैसे आपके कुछ एक्साइटिंग या फिर स्केरी सिचुएशन में एकदम से आपके हार्ट बीट वगैरह तेज हो जाते हैं ना, तो ये वो वाला हार्मोन है। बेसिकली जो एड्रेनलिन है ये क्या है, डायरेक्टली हमारे ब्लड में स्क्रीट होता है, जिससे हमारे डिफरेंट पार्ट्स से ये पहुंच पाता है टारगेट ऑर्गन्स। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे हार्ट पे, वहां पे उसकी हार्ट बीट तेज कर देता है, ऑक्सीजन जो है वहां पे सप्लाई अच्छी कर देता है। वहां पे ड्यू टू कंट्रैक्शन जो होती है हमारी मसल्स में अराउंड स्मॉल आर्टरीज, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, वहां से ब्लड की और स्किन से जो ब्लड की सप्लाई है वहां से कम हो जाती होती है बच्चे। तो ये सारी जो सप्लाई है आगे कहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमारे टारगेटेड वो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं बच्चे। ब्रीदिंग रेट जो इंक्रीज होती है वो क्यों हो पाती है, क्योंकि वहां हमारे जो डायफ्राम है, हमारे जो रिप मसल्स है, वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करनी शुरू कर देती है। तो ये सारे जो रिस्पॉन्स हम ऑल टुगेदर करते हैं, हम अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर करते होते हैं किसी सिचुएशन को डील करने के लिए। एड्रेनलिन हमारा हार्मोन है, तो ये एक तरीके से किसका पार्ट है बच्चे, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, जो कि हमारा एक सेकंड वे है हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन
करने के लिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि आपने इस एक्टिविटी में एक डायग्राम दी हुई है नेक्स्ट पेज पे, आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं, और कुछ ग्लैंड जो है आपने टेबल में भी मेंशन करते हैं बच्चे। तो बच्चे जैसे आप ये फिगर 6.7 में देख रहे हो कि ये सारे के सारे यहाँ पे जो मेंशन किए हैं, चाहे पीनियल ग्लैंड है, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड है, चाहे थायराइड ग्लैंड है, ये सारे के सारे ही हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ये हमारी मैन की है बॉडी, इसमें ये सारे हैं, और फीमेल की ये है बच्चे। तो ऑलमोस्ट हमारे में सारे सेम होते हैं, सिर्फ एंड में यहाँ पे हमारे टेस्टिस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, और हमारे फीमेल में जो होते हैं वो ईस्ट्रोस्टेरोन होते हैं। मेन ये डिफरेंस होता है, अदरवाइज बाकी सारे एंडोक्राइन हमारे में सेम होते हैं बच्चे। अब इस पैराग्राफ में इन्होंने कहा, कहते हैं जैसे प्लांट्स में तो हार्मोन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं इनकी डायरेक्शनल ग्रोथ को। वही अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम क्या रोल है हमारे डायरेक्शनल ग्रोथ का, उसको हम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते बच्चे, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है एज पर डिपेंड ऑन लाइट और ग्रेविटी, वो एक डायरेक्शन में है ही नहीं है। बट अगर मैं बात करूं इवन इन ह्यूमन बॉडीज या फिर एनिमल बॉडी, हमारी कंट्रोल्ड जो है वो प्लेसेस हैं कहाँ पे ग्रोथ होगी। जैसे प्लांट्स की बात करूं, वो तो कहीं पे भी किसी भी बॉडी पार्ट में उनके लीव्स ग्रो होने लग जाते हैं। बट अगर मैं हमारे ह्यूमन की बात करूं, हमारे तो एक पर्टिकुलर जगह है, ये तो नहीं कि आपके फेस पे आपके फिंगर्स ग्रो होने लग जाएंगे। जब बच्चा ग्रो हो रहा होता है तो उसी टाइम पे हमारी बॉडी डिजाइन केयरफुली मेंटेन करके बननी शुरू हो जाते हैं। ये चीज है बच्चे। सबसे पहले हम करेंगे डू यू नो। इसमें इन्होंने कहा हाइपोथैलेमस चाहे मैन का चाहे फीमेल का है, तो कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है रिलीज करने के लिए कुछ हार्मोन्स के लिए। जैसे एग्जांपल करें, अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में कम है तो हाइपोथैलेमस जो है कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा, कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कुछ ग्रोइंग हार्मोन्स उनको इनिशिएट करके आगे सप्लाई कर दे, जिसके कारण हमारी ग्रोथ जो है वो आगे को बढ़े। कहते हैं जो हम बात करें, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारे सॉल्ट में आयोडीन होता है, आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आयोडीन जो है थायराइड जो ग्लैंड है हमारा, ये थायराइड जो ग्लैंड है इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। थायरोक्सिन आगे क्या करता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गई, इनकी मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे करता है, जिसके कारण हमारी जो ग्रोथ है बॉडी की वो अच्छी हो पाती है। तो आयोडीन जो है हमारे थायरोक्सिन की सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो बच्चे क्या होगा, तो आपकी बॉडी में एक डिजीज हो जाता है। बेसिकली आपका जो नेक वाला पार्ट है वो स्वेलअप होना शुरू हो जाता होता है बच्चे। ये चीज है, उसको हम कहते हैं गॉट्री। ठीक है बच्चे। उसके बाद इन्होंने कहा, कहते हैं कि अगर हम काफी लोगों को देखें तो उनकी हाइट जो है वो छोटी रह जाती है, या फिर कोई बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन जो है हमें अभी पढ़ा है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्क्रीट होता है। तो अगर मैं बात करूं, ग्रोथ जो है ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करते हैं कि हमारी ग्रोथ कितनी होगी, डेवलपमेंट कितनी होगी एक बॉडी की। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ना हो तो बच्चे की हाइट क्या रह जाती है, छोटी। अगर आप किसी जने को 10-12 साल बाद देखोगे तो उसमें उसकी बॉडी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं अपीयरेंस में बच्चे। तो यही जो चेंजेस हैं वो सारे प्यूबर्टी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में ऑस्टेरोन जो है वो स्क्रीट होता है, जिसके कारण जो हमारी बॉडी में वो मैसिव चेंजेस दिखते हैं बच्चे। अगर अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई भी आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं तो आप उनको अगर कंसल्ट करो तो वो हमेशा यही कहते होते हैं कि आप शुगर कम खाओ अगर आपको डायबिटीज वगैरह है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, अगर आपको डायबिटीज है तो बेसिकली वो इंजेक्शन दे देते हैं इंसुलिन का। तो बेसिकली जो इंसुलिन है एक हार्मोन है जो पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है कि हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन किया जाए। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में स्क्रीट ना हो तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें डायबिटीज हो जाती है, फिर हमें एक्सटर्नली इंसुलिन के टीके लगाने पड़ते हैं बच्चे। अब बच्चे जब मैं हार्मोन्स की बात करूं तो हार्मोन्स को जो है स्क्रीट करना पड़ता है एक प्रॉपर प्रिसाइज क्वांटिटी में। इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म लिया जाता है, टाइमिंग होती है, प्रॉपर अमाउंट होती है कितने हार्मोन्स हमारे रिलीज करने। ये कौन रेगुलेट करता है, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे कि अगर मैं बात करूं शुगर की, अगर शुगर हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो पैंक्रियास उसको पहले तो डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। जब इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी तो एकदम से हमारी शुगर लेवल जो है वो कम हो जाएगा। शुगर लेवल कम हुआ तो इंसुलिन की प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस कर देगा।
अब बच्चे इस एक्टिविटी में हमें क्या है, प्रॉपर हार्मोन्स दिए गए हैं, इनकी फंक्शनिंग इनके ये बताया कि ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे जैसे ग्रोथ हार्मोन की बात करिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, हमने बात की थी, ये हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, यही हमने ऊपर एग्जांपल में की है। और टेस्टिस जो है ये मेल में सिक्रीट होती है, ओवरीज जो है फीमेल में होती है। तो बेसिकली जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वहां से डेवलप होते हैं, जो कि आगे रेगुलेट करते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। एड्रेनलिन की मैंने बात की थी कि कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है या फिर कोई एक्साइटमेंट, आपकी हार्ट बीट वगैरह रिलीज हो, मतलब बहुत ज्यादा तेज हो जाती होती है रिस्पॉन्ड करने के लिए चीजों को, तो ये एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होती है। रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं जैसे कि हमारे पिट्यूटरी से, वहां से बहुत सारे हार्मोन्स आगे को रिलीज होते हैं बच्चे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपने पूछना है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। इफ यू वांट एनी स्पेशल चैप्टर नोट्स यू कैन टेक्स्ट मी। थैंक यू।